सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इस कह को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि जो आरू और तुलसी होते हैं वो उनकी गाड़ी ख़राब हो गई होती है और वो जंगल में रुक गए होते हैं। इधर जब सुबह आरू और तुलसी घर आते हैं तो नताशा उन्हें देखकर बड़ी खुश होती है और वहीं शीतल की आंखें गुस्से से लाल होती है और वो अपना पैर पटकते हुए अंदर चली जाती है। अब इसके आगे तुलसी इस वक्त शीशे के सामने खड़ी होकर अपने गीले बालों को सुलझा रही थी। उसके दिमाग में बस रात का वही मंजर घूम रहा था। वो खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कोई तो ऐसा बड़ा कारण जरूर होगा जिसके लिए आप ये सब कर रही हैं, जिसके चलते आप शीतल को हमारी ज़िंदगी में लेकर आई। इन सब के पीछे जो कुछ भी हो, हम उस कारण का पता लगा कर रहेंगे। इधर तुलसी सिंदूर की डिब्बी में से सिंदूर निकाल कर और अपने मांग में सजाती है और उसके बाद से रूम से बाहर निकल जाती है। तुलसी किचन में आती है और इस वक्त किचन में कोई नहीं था। वो फ्रिज से सब्जियां निकाल के उसे अच्छे से धोती है, उसके बाद से उसे काटने लगती है। वो अपना काम काफ़ी ध्यान से कर रही थी। तभी शीतल किचन में आती है और तुलसी के पास जाकर उसकी बाजू को पकड़ उसे अपनी ओर मरोड़ती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि तुलसी को कुछ समझ में आने का मौका ही नहीं मिला था। वो हैरानी से शीतल को देखती है जो इस वक्त घायल शेरनी की तरह नजर आ रही थी। तुलसी शीतल को देख के कहती है, ये क्या बदतमीजी है। तुलसी की बात सुन के शीतल गुस्से से कहती है, बदतमीजी? मैं बदतमीजी कर रही हूँ और तुम जो कर रही हो वो सब क्या है। तुम कहती थी ना कि उन पे डोरी न डालो, डोरे डालने वाली औरत दूसरी औरत या बाजारू होती है। तो तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो आरू के आगे पीछे घूमती हो, उन्हें रिझाने का एक मौका नहीं छोड़ती हो। क्या तुम्हारी हरकतें दूसरे औरतों वाली नहीं है या फिर तुम उनकी रखैल? शीतल इतना ही कहती है कि तुलसी गुस्से से एक थप्पड़ मारती है। इस थप्पड़ से शीतल पूरी तरह बौखला गई थी। वो गुस्से से तुलसी को फिर कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तुलसी उसे एक थप्पड़ और मारती है और उसे उंगली दिखाकर बेहद ही खतरनाक और तरीके से और गुस्से में कहती है, चुप, एक और शब्द नहीं, वरना बालों से पकड़ के घसीटते हुए इस हवेली से बाहर निकाल के फेंकूंगी। मैं चुप हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। और हाँ, अब जो मन में आए भूले चली जाएंगी। और क्या कहा आपने? बाजारू, दूसरी औरत, रखैल, ये सारे नाम ना ये आपके लिए बने हैं, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ और अग्नि को साक्षी मानकर मैंने उनसे शादी की थी। मेरे रिश्ते की डोर इतनी मजबूत है कि उसे आप जैसे लोग तो कभी नहीं तोड़ सकते। मुझसे उलझने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना मैं क्या कर दूंगी ये मुझे खुद नहीं पता है। ये सब तुलसी काफ़ी गुस्से से कह रही थी और वो गुस्से से हल्की सी कांप भी रही थी। वहीं शीतल की बॉडी तो मानो सुन्न पड़ गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे साफ सूंघ गया हो। वो हैरानी से तुलसी को देख रही थी, क्योंकि हरदम शांत और डरी समी रहने वाली तुलसी इस वक्त साक्षात माँ काली का अवतार लग रही थी। मानो तो इस समय वो शीतल का सर भी धड़ से अलग कर देती। इधर तुलसी का ऐसा रूप देखकर शीतल भी डर गई थी और वहीं दरवाजे पर खड़ी आरू के होठों पर खतरनाक मुस्कान थी। वो मुस्कुराते हुए मन में कहती है, वाह मेरी शेरनी, अब लग रही है ना आरू सिंह राजपूत की पत्नी। इस इसी तरह से शीतल को अच्छा सबक सिखाना। आरू को इस वक्त तुलसी पर गर्व महसूस हो रहा था, मानो वो उसे वैसा ही बनाना चाहती हो।
और तुलसी ठीक वैसे ही बन चुकी थी। उसका मन कर रहा था कि वो जाकर तुलसी को बाहों में भरकर ढेर सारा प्यार करे, लेकिन अफ़सोस इस वक़्त वो ऐसा कर नहीं सकती थी। इधर शीतल गुस्से से अपने रूम में आती है और फिर इधर-उधर चहलकदमी करने लगती है। उसने एज़ यूजुअल हमेशा की तरह अपने पूरे कमरे को तहस-नहस कर रखा था। ये कोई पहली बार तो था नहीं, ये उसका हमेशा का था। जब भी उसे गुस्सा आता, वो अपना सारा गुस्सा अपने रूम में मौजूद चीज़ों पर उतारती थी। इधर शीतल किसी घायल शेरनी की तरह नज़र आ रही थी, मानो जैसे उसे इस वक्त अपने शिकार का इंतजार हो। शीतल का चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसे रह रहे के तुलसी का थप्पड़ और उसकी कही हुई बातें याद आ रही थी, जिससे उसका गुस्सा और नफरत बढ़ते जा ही रही थी। वो गुस्से में अपने बालों को नोचते हुए जोर से चिल्लाती है। शीतल की आवाज़ में एक अलग ही गुस्सा नजर आ रहा था। वो बेहद गुस्से और नफरत से कहती है, ये तुमने सही नहीं किया तुलसी। इसके लिए तुम्हें बहुत बुरी तरह पछताना पड़ेगा, इतना बुरी तरह कि तुम खुद मेरे सामने आरू की ज़िंदगी से चली जाओगी। इतना कहकर वो टेबल पे रखा हुआ फ्लावर पॉट उठा के जोर से दरवाजे की तरफ फेंकती है, जो रूम के अंदर आ रही सुनीता जी के पैरों के पास गिरती है। अचानक से पैरों के पास एक गुलदस्ते को गिरा देखकर सुनीता जी उछल के 2 कदम पीछे हट जाती हैं। इस वक्त शीतल काफ़ी भयानक लग रही थी और उसके चेहरे पर बेतहासा गुस्सा नज़र आ रहा था, जिसे देखकर वो अपना सलाइवा गटक लेती हैं और ज़बरदस्ती के मुस्कुराते हुए मुस्कान चेहरे पर सजाए हुए रूम के अंदर आती हैं और कहती हैं, ये बेटा क्यों गुस्सा करके अपना खून जला रही हो? और फिर अपने हाथ में मौजूद जूस का गिलास दिखा के, ये देखो मैंने अपनी प्यारी सी बहू के लिए क्या लाया है, ठंडा ठंडा जूस। इसे जल्दी से पी लो और अपना ये गरम गरम दिमाग ठंडा करो। सुनीता जी इस वक्त चाशनी में चाशनी में डूबी बातें कर रही थी। वो शीतल के साथ हद से ज़्यादा मीठी बातें कर रही थी, जो शीतल भी बखूबी समझ रही थी। वो कुछ देर अपनी जलती हुई निगाहों से सुनीता जी को देखती है, फिर अगले ही पल उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो जूस का गिलास उनके हाथ से लेती है और वहीं शीतल को जूस का गिलास देकर सुनीता जी के होठों पर मुस्कान आ जाती है। शीतल पहले जूस का गिलास अपने होठों से लगाने वाली होती है, लेकिन अगले पल वो सुनीता जी का चेहरा पकड़ लेती है और उन्हें जबरदस्ती जूस पिलाने लगती है। इस वक्त शीतल के चेहरे पर बेतहासा गुस्सा नजर आ रहा था। वो उन्हें जबरदस्ती जूस पिलाते हुए दांत पीस कर कहती है, बहुत शौक है ना जूस पिलाने का, दिमाग ठंडा करने का। चलो मैं तुम्हारा दिमाग ठंडा करती हूँ, अब ठंडा हो रहा है ना तुम्हारा दिमाग। शीतल उन्हें पूरा जूस पिला देती है और ग्लास को जोर से जमीन पर पटकती है, जिससे कि कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। इधर सुनीता जी इस वक्त बुरी तरह से खांस रही थी। तभी शीतल उनके गालों को दबा के दांत पीसते हुए कहती है, क्या हुआ, मज़ा नहीं आया क्या? ये तो तुम्हारी नौटंकी है ना, हद से ज़्यादा मीठा बन चाशनी में डुबोकर बातें करने की। ये तो मेरे साथ करना ही मत, तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ मैं। ये जो नौटंकी है ना, उस तुलसी के साथ करना, मेरे साथ बिल्कुल नहीं, वरना जो तुम इतने आराम से इस हवेली में घूम रही हो ना, घूम नहीं पाओगी। सोचा है अगर मैंने परिवार वालों को बता दिया कि तुलसी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आप भी बराबर की हकदार थी। ये तो हवेली के लोग लात मारकर आपको इस हवेली से बाहर फेंक देंगे और फिर सुनीता जी को छोड़कर। जाइए और नाश्ते का इंतज़ाम कीजिए, मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली है और मुझे उनके सामने कोई तमाशा नहीं चाहिए।
और फिर हल्की सी तेज आवाज में कहती है, जाइए अब। शीतल की तेज आवाज सुन के सुनीता जी झट से रूम से बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि शीतल की इस हरकत ने उन्हें काफी डरा दिया था। अब वो एक मिनट भी शीतल के साथ खड़ी नहीं रह सकती थी। सुनीता जी के जाने के बाद शीतल के होठों पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो अपने बालों की लटों से खेलते हुए किसी सनकी की तरह कहती है, तुलसी तुलसी तुलसी, बहुत जल्द तुम मेरे आरू की जिंदगी से बाहर जाने वाली हो। इतनी गलतफहमियां पैदा कर दूंगी तुम दोनों के बीच, जिसे तुम दोनों जिंदगी भर भी नहीं भर पाओगे। इतनी दूरियां ला दूंगी जिसके खत्म होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। इस वक्त शीतल के होठों पर खतरनाक मुस्कान थी और उसकी मुस्कान आने वाले वक्त की कहानी बयां कर रही थी। उसकी मुस्कान साफ बता रही थी कि शीतल आगे चल के कुछ बड़ा ही षड्यंत्र रचने वाली है। इधर आरू इस वक्त सुनसान सड़क पर मौजूद अपनी जीप पे टिक के सिगरेट पी रही थी। तभी वहाँ पप्पू आता है और परेशानी में कहता है, मैंने सब जगह छान लिया बॉस, मेरे आदमियों को भी उन्हें ढूंढने के लिए पीछे लगा दिया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं शीतल ने उन्हें कहाँ रखा है। कहीं वो यहाँ से बाहर। पप्पू इतना ही कहता है कि आरू बोलती है, लेकिन बेहद भारी आवाज में बोलती है, वो यहाँ से बाहर बाहर ही है। चाहे उसे पताल में भी क्यों न छुपाया हो, मैं उन्हें वहां से भी ढूंढ के लाऊंगी। मैं आरू सिंह राजपूत हूँ, उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन लेती हूँ, तो उन्हें ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है। उन्हें तो बस मैं ढूंढ ही लूंगी, लेकिन उसके बाद उस शीतल का क्या करेंगे ये वो नहीं जानती है। उस पल में वो उस दिन को कोसेगी जब वो मेरी जिंदगी में आई थी। जितना उसने मेरी चूहिया ने आंसू बहाया ना, उन सबका हिसाब लूंगी। इस वक्त आरू की आंखों में मानो खून उतर आया था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद खतरनाक थे। एक पल को तो उसे देखकर पप्पू भी डर गया था। आरू अपनी जलती हुई सिगरेट को अपने हाथों में मसल देती है और उसके बाद से जीप में बैठकर वहां से निकल जाती है। इधर हवेली में इस वक्त घर पे कोई नहीं था। वहीं शीतल के फ्रेंड हवेली में आए थे। वो लोग एकटक हवेली को देख रहे थे। हवेली की चकाचौंध देखकर उन सबकी आंखें चमक गई थी। शीतल की एक फ्रेंड उसकी वाहवाही करते हुए कहती है, वाह शीतल, तू तो बड़ी नसीब माली निकली, तूने तो बड़ा पैसा वाले इंसान को फंसाया है। शीतल की दोस्त की बातों में तारीफ कम और उसे ताने ज्यादा लग रहे थे, जो शीतल भी बखूबी समझ रही थी। लेकिन वो फिर भी इतराते हुए कहती है, अब सब चीज नसीब नसीब की बात है। मेरी किस्मत में महलों का राज करना लिखा था, जो मैं कर रही हूँ, और तुम्हारी किस्मत में एक बेवड़ा इंसान लिखा था, जिसे तुम झेल रही हो। मैं तो कहती हूँ तुम अपने उस पति को छोड़कर किसी और से शादी कर लो, तुम्हारी भी जिंदगी संवर जाएगी। शीतल की बात सुनकर उसकी दोस्त गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेती है, लेकिन अगले ही पल फीकी सी मुस्कान चेहरे पर सजाते हुए कहती है, वो मेरे हस्बैंड है शीतल, मैंने शादी की है और मैंने उनके साथ ये वादा किया है कि मैं एक दिन के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर फीका सा मुस्कुरा के, खैर छोड़ो, तुम क्या जानो इस एहसास का क्या ही होता है, क्योंकि तुमने तो हमेशा से रिश्तों को तराजू में तौला हुआ है। इधर शीतल को उसकी दोस्त की बातें चुभ जाती हैं। उसके तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए कहती है, अरे हम भी क्या बातें लेकर बैठ गए, आओ बैठो। सभी दोस्त सोफे पे बैठते हैं कि तभी शीतल सुनीता जी को आवाज देते हुए कहती है, चाय पानी ले आइए।
इधर सुनीता जी ट्रे में पानी लेकर जाती है और टेबल पे पानी रख के जाने वाली होती है, तभी शीतल कहती है, सभी के हाथों में पानी दीजिए। सुनीता जी कुछ नहीं कहती और सभी के हाथों में पानी का ग्लास थमा देती हैं। कुछ ही देर में चाय वो नाश्ता टेबल पे ला के रख देती है और साइड में खड़ी हो जाती हैं। इधर शीतल अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक की बातें कर रही थी। तभी शीतल की एक दोस्त सुनिश्रा जी को देख के कहती है, शीतल यार, ये नौकरानी कहाँ से मिली तुझे? मुझे भी एक नौकरानी की ज़रूरत है। तू इसे कह दे कि मेरे घर भी आके काम करेगी। अपने दोस्त की बात सुन के शीतल हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, क्या तुम भी अच्छा मजाक करती हो। वैसे ये नौकरानी नहीं, ये मेरी पूजनीय सासू माँ है। लेकिन तुम इन्हें नौकरानी ही सोचो, क्योंकि इनकी औकात और हैसियत इस हवेली में एक नौकरानी से भी ज़्यादा बुरी है। शीतल की बातें सुन के सुनीता जी की आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन वो उन्हें जल्दी से छुपा लेती हैं। टेबल पे मौजूद चाय के कप उठाने जाती हैं, लेकिन गलती से चाय एक औरत के ऊपर गिर जाती है, जिससे वो झट से सोफे से उठ के सुनीता जी पर चिल्लाते हुए कहती है, अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी। इधर सुनीता जी जल्दी से उस औरत की साड़ी पोंछते हुए कहती है, माफ़ करो, मैंने जान के नहीं किया। सुनीता जी को इस तरह खुद की साड़ी को छूता देखकर औरत गुस्से से सुनीता जी को धक्का दे देती है। सुनीता जी जा गिरती इससे पहले तुलसी उन्हें पकड़ लेती है। उसके साथ साथ नताशा भी थी। वो दोनों अभी अभी मार्केट से आई थी और सुनीता जी की इतनी बेइज्जती होती देखकर वो लोग हैरान हो जाती हैं। तुलसी सुनीता जी को सही से खड़ा करके फिक्र जताते हुए कहती है, मम्मी आप ठीक हो ना? तुलसी के चेहरे पर सुनीता जी के लिए चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। तभी वो औरत मुंह बनाते हुए कहती है, इन्हें क्या होगा? इस गंवार औरत ने मेरी साड़ी। वो इतना ही कहती है कि तुलसी अपनी तेज आवाज में कहती है, चुप, एकदम चुप। एक तो बिना इजाजत मेरी हवेली के अंदर आई हो और मेरी मम्मी के साथ इतनी बेइज्जती कर दिया। इन सब की इजाजत किसने दी तुम्हें? और क्या साड़ी साड़ी लगा रखा है? जो साड़ी तुमने पहन रखी है वैसी साड़ियाँ हम पलट कर देखते भी नहीं है। इस वक्त तुलसी के अंदर गुस्से के सैलाब उमड़ रहा था। हाँ, वो जानती थी कि सुनीता जी उसे एक आंख भी नहीं पसंद करती, लेकिन वो इस तरह अपनी सास की बेइज्जती होता नहीं देख सकती थी। वहीं सुनीता जी को अपनी दोस्त से सॉरी तुलसी को अपनी दोस्त से इतनी बदतमीजी से बात करता देख शीतल गुस्से से कहती है, तुलसी तुम मेरी दोस्त। वो इतना ही कहती है कि तुलसी उसे उंगली दिखाकर कहती है, एक शब्द भी मत कहिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप ही अपने दोस्तों को लाकर क्या तमाशा कर रही हैं? तुलसी की बात सुनकर शीतल को गुस्सा आ जाता है। वो भी कहती है, तुलसी तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो? ये मेरी हवेली है और मैं अपने दोस्तों को यहाँ ला सकती हूँ। इसके लिए मुझे तुमसे इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। शीतल की बात सुन के तुलसी मुस्कुराकर कहती है, क्या कहा आपने? आपकी हवेली? ना ये हवेली आपकी है, ना ये परिवार। इज्जत से अपने दोस्तों को यहाँ से जाने के लिए कहिए, वरना मुझे बड़की अम्मा या एमएलए साहब को ये सारी चीज़ें बता दूंगी। तो आप जानती ही होंगी कि अगर उन्हें ये बात पता चली कि उनकी मम्मी से सीधे मुंह बात नहीं करती हैं, सॉरी, अगर भले यार वो अपनी मम्मी से सीधे मुंह बात नहीं करती हैं, लेकिन वो उसकी सगी माँ है और मुझे नहीं लगता कि इसके आगे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत होगी। आगे से हिम्मत भी मत कीजिएगा मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को चोट पहुंचाने की। इधर तुलसी इस वक्त काफ़ी गुस्से में थी। तुलसी का गुस्सा देखकर शीतल कुछ कर पाती उससे पहले ही सॉरी और अपने दोस्तों को वहाँ से जाने के लिए कहती। तभी शीतल की दोस्त, जिसकी गरीबी का शीतल मजाक उड़ा रही थी, वो शीतल से कहती, शीतल भले ही मेरा पति बेवड़ा है, भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरे घर परिवार में मेरी इज्जत है।
और वो मेरा अपना है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके साथ-साथ शीतल के बाकी दोस्त भी चले जाते हैं। अपनी दोस्तों की बात सुन के शीतल को गुस्सा आने लगता है और वो पैर पटकते हुए अपने रूम में चली जाती है। सो गाइस, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। और आने वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं आने वाले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस, और जल्दी से मन को ये कर दो यार।